हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला का उद्देश्य समस्त मानव जाति को नशे से दूर करना है। कार्यशाला के दूसरे दिन डॉक्टर BS पंवार ने ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यशाला के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियाँ साझा की गई। आज इस ज्ञान विज्ञान समिति की जो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है उसमें आपने अपना अमूल्य समय जो है निकाला और आज हमारे बीच में आए। हमने समय समय पर इनसे मुलाकात की और हमें पूरा समय इन्होंने दिया, मिलने का समय मिला, तो कुछ बातें हमने इनसे साझा की कि हम किस तरह का कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। तो आज थोड़ा एक समय है जिसमें हम अपनी कुछ बातें इनके सामने रख सकें। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं सर आपका कि बहुत ही बिजी शेड्यूल में, खासतौर से आजकल जो इलेक्शन का माहौल है तो इसमें जो समय आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये एक बात और भी साबित होती है कि हमारा जिला प्रशासन इस मुद्दे को लेकर कितना ज़्यादा सचेत है। तो जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिला स्तर पे जो हमारा जिला का प्रशासन है वो सराहनीय है, मगर एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते, एक समाज में संवेदना व्यक्त करने के नाते हम सब लोगों का जो यहाँ आज सम्मिलित हैं हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप जो है, तो ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े हैं। और ज्ञान विज्ञान समिति का जो इतिहास है वो आपको पूरी जानकारी होगी, मुझे उम्मीद है कि 30 साल से ये जो समिति है ये बिल्कुल एक सेल्फलेस मोटिव के साथ एक काम कर रही है। और पानी के साथ बहना तो बहुत आसान होता है, किसी चीज़ का विरोध ना करना, हर चीज़ को सहन करना, वो एक आम एक प्रक्रिया हमारी होती है, जैसे एक आम जीवन हम जीते हैं। मगर बहाव के खिलाफ होकर गलत को गलत कह के और सही को सही कह के चलना वो एक थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पिछले 30 वर्षों में जो ज्ञान विज्ञान समिति ने जो काम किया है, जो एक जन चेतना पैदा की है और जो ज़मीन पे रह के काम किया है, वो चाहे साक्षरता मिशन हो, चाहे वो जो है जन सहयोग अभियान हो, चाहे वो और जो मुद्दे हैं समाज के उनको उजागर करने का कार्य हो, उसमें कोई कमी समिति ने नहीं छोड़ी है। और इसमें जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका अपना एक प्रोफाइल है, वो अपने आप में, हर इंसान अपने आप में एक संस्था है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जिस क्षेत्र में भी उन्होंने अपना कार्य चुना, चाहे वो अध्यापक थे, चाहे वो सरकारी नौकरी में थे, चाहे वो जो है समाज सेवी थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपना जो है फर्ज अदा किया है। डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको साथ लिए बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमने संकल्प लिया है कि हम इसको जो है प्रिवेंटिव मेथड है, प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। हम जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, हमारे समाज के जितने भी ऐसे संस्थाएं हैं, अंग हैं, जिनको हम साथ लेके इसमें आगे बढ़ सकते हैं, उनको हम छुएंगे। यहाँ से मास्टर ट्रेनर्स बन के जाएंगे ये सब लोग। ये 3 जिलों के लोग हैं, सोलन, सिरमौर और शिमला। 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन SCERT के प्रांगण में 28 और 29 अप्रैल के मध्य किया गया और इस अवसर पर SCERT के प्रिंसिपल डॉक्टर हेमंत कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मनमोहन शर्मा जी, all the members of organizing committee, intellectual volunteers of Gyan Vigyan Samiti from all the 3 districts, ladies and gentlemen, on behalf of SCERT, I welcome you all in the campus of SCERT for this noble cause in which our community is trying to ponder upon the very serious issue of drug abuse, and the presence of chief guest Manmohan Sharma ji, a dynamic personality, has always a beacon of inspiration for all gathering like this, where
the volunteers are gathered to tackle, to minimize a very serious issue of our society. And the community, when work together, naturally brings a very good result for the problem. And I'm confident that whatever seeds we have planted during this 2-day capacity building workshop will certainly blossom and grow up into a sustained movement to fight out the serious issue of drug abuse in our society. I won't take much of time. I once again welcome you all, and I extend thanks to the organizers to making me a part of this gathering. And I just came to know that the master trainers are going to be the pillar of this movement in the society, who will go to their locations and naturally spread this information to the society to control this menace. Thank you very much for calling me here, and once again I welcome you all in the campus. Thank you very much. उपायुक्त सोलन श्री मनमोहन शर्मा ने समिति द्वारा चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा की और साथ ही नशे को मानव जाति के लिए एक खतरा बताया। कानून अपना काम कर रहा है, जो हालांकि जो हमारा कानून है NDPS एक्ट बहुत सख्त कानून है, उसके तहत पुलिस अपना काम कर रही है। और अगर पिछले 1 साल के आंकड़े आप सोलन ज़िला के निकालें तो बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पकड़े हैं। ना केवल केसेस पकड़े, पहले क्या था कि लोकल केस पकड़ते थे, उसके बाद कहाँ से वो ला रहा है रिवर्स वो नहीं होता था, कहाँ से नेटवर्क है। पर इस बार जो पिछले 1 वर्षों में जो कार्य पुलिस ने किया है, उसमें पीछे जाकर उन्होंने देखा कौन सप्लायर है, कौन इस धंधे का सरगना है, और उन लोगों के बहुत से नेटवर्क जो थे वो ध्वस्त किए गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज सोलन में चिट्टे की उपलब्धता बहुत कम है, अगर है भी तो उसका जो रेट है वो 8-9 हज़ार पर ग्राम से कम नहीं है, जो कि सामान्य जो नशेड़ी कह लो या जो एडिक्ट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा प्रयास किया गया प्रशासन और पुलिस की तरफ से कि इस ज़िले में जो इस तरह की सिंथेटिक ड्रग्स की जो सप्लाई है उसको उस पर लगाम लगाई जाए। और ये सारा कार्य जो है जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। जब तक कि कोई समाज से आके कोई लोग सूचना ना दे कि कोई व्यक्ति इस धंधे में संलिप्त है, उसकी जानकारी ना मिले, तब तक ये कार्य करना असंभव है। आजकल ये लोग भी स्मार्ट हो गए, ये भी अब व्हाट्सएप से या मोबाइल के ज़रिए अपना धंधा चलाते हैं, तो उन पर निगरानी रखने के लिए और भी पुलिस को और स्मार्ट होना पड़ता है। तो ये एक जो अगर थोड़ी सी दृढ़ निश्चय हो और लोगों का सहयोग मिले तो इसका जो एक पहलू है, जो सप्लाई वाला इशू है, जो इन नशीली दवाइयों का है, नशीले पदार्थों का है, काफ़ी हद तक टैकल किया जा सकता है। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल हम ज़ीरो कर दें, वो तो संभव मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। दूसरा जो पहलू है वो है जो अवेयरनेस का, कि लोगों में अवेयरनेस हो। और मुझे लगता है आज के जो संचार माध्यम और जो जिस तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ और हमारे पास माध्यम अवेलेबल है, उससे हर व्यक्ति को ये तो पता है कि ये नशा ख़राब चीज़ है। फिर भी पता नहीं, हमारी जो नई जनरेशन है फिर भी उसके शिकार बन जाते हैं, या उस पीयर प्रेशर कह लो या ज़बरदस्ती भी कई बार शायद करते होंगे लोग, उस तरह से उसके चंगुल में फंस रहे हैं। तो हम जो यहाँ पे कोशिश हम ये करें कि जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इस बारे में ज़रूर अवेयरनेस की जाए और बच्चों को कोशिश हो उनकी कि उस
से दूर रहें और बचें। तीसरा चीज़ जो है वो है ट्रीटमेंट वाला पार्ट। ट्रीटमेंट, अब सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी परिवार सार्वजनिक रूप से ये एडमिट करने को तैयार नहीं होता कि उनका बच्चा नशे की गिरफ्त में है या आदी हो चुका है। वो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सामाजिक जो हमारा जिस तरह का माहौल है उसमें ये एक, जब तक हम एक समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये समस्या है, ये दिक्कत हमारे किसी परिवार के सदस्य को हो गई है, तब तक उसका समाधान भी नहीं हो सकता है। मुझे भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने का कुछ मौका मिला था, हेल्थ मिशन में। तो हम लोगों ने पंजाब के कुछ डी एडिक्शन सेंटर्स विज़िट किए थे और उसमें आप लोग हैरान होंगे कि उसमें 60 से लेकर 70% तक के जो उसमें इनमेट्स थे, जो लोग इलाज कराए, तो हिमाचल के नौजवान थे। तो हमने उनको पूछा कि आप क्यों वहाँ जाते हो, तो वो मेन कारण वही था कि ताकि किसी को पता ना चले कि किसका बच्चा यहाँ इलाज कराने आया है। और दूसरी समस्या ये भी थी कि हमारे प्रदेश में उस समय में ये जो ड्रग डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के जो नियम थे वो नहीं थे। तो कुछ सेंटर्स चल भी रहे थे तो वो गैर कानूनी थे या उनके लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं थे कि वो किस तरह से इन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे। अब उसके बाद नोटिफाई रूल्स हमारे बन गए हैं डी एडिक्शन सेंटर्स के और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के। और यहाँ भी जो ज़िला अस्पताल में भी हमारे डॉक्टर जो ये एडिक्ट्स है इनका इलाज कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं। और जो ये मार्कंडे अपना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है कुमारहट्टी में, वहाँ पे भी वो डी एडिक्शन सेंटर चल रहा है। पर वो उसमें एडमिशन का जो पार्ट है वो नहीं है कि एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। ये अभी एक हमारे सामने दिक्कत है कि हम किस तरह से कुछ लोगों को अगर एडमिट कराना है या अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है, वो सुविधा अभी भी हमारे ज़िला में नहीं है। यहाँ पे आपने देखा हो बहुत से इश्तहार लगे होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र हर जगह आप देखते हैं आजकल लगे हैं। तो जब सरकार ने उनका इंस्पेक्शन कराया तो अधिकतर बंद हो गए हैं, क्योंकि वो नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते। वहाँ पे कई तरह के फिज़िकल वायलेंस भी वो लोग करते हैं और जो SOP सरकार द्वारा निर्धारित है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, उसका भी वो पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए ज़्यादातर ये परवाणू में थे, बद्दी में, नालागढ़ में, एक दो शायद इधर सोलन वगैरह में भी थे। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो उन्हीं सेंटर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा जो नॉर्म्स है, जो पैरामीटर्स है, उनको फुलफिल करे और उनको एक जो सरकार के नियम कायदे हैं उसी हिसाब से उनको चलाए। दूसरी कोशिश हम लोग MMU के साथ भी कर रहे हैं कि वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलें। अब समस्या सरकार में ऐसी होती है कि इसमें 3 विभाग इन्वॉल्व रहते हैं। जहाँ तक सप्लाई वाला काम है पुलिस देखती है, ये ट्रीटमेंट वाला काम है वो हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है, और जो रिहैबिलिटेशन वाला जो कार्य है वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विभाग का जिम्मेवारी है। तो इन तीनों विभागों को कोऑर्डिनेशन कराना भी एक चुनौती होती है। बट सरकार ने एक कमेटी बना रखी है, NCORD के नाम से हम एक कमेटी है जिसमें हम सब लोग बैठ के वो आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह की जो डेटा शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उन सभी विभागों के बीच में हो। और जो अंत में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो अवेयरनेस और जिस तरह से समाज में लोग आगे आए कि इन जो लोग जो इस धंधे में शामिल हैं उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत लोग पकड़े जाते हैं पर ज़्यादातर उसमें वो कैरियर होते हैं। यहाँ से उसको बोला शिमला खेप पहुँचा दो या यहाँ से चंडीगढ़ से ला के सोलन डिलीवर कर दिया। ज़्यादातर वो लोग पकड़े जाते हैं जो असली जो उसके किंग पिन होते हैं या सरगना होते हैं, उनको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो तभी पकड़े जा सकते हैं जब कोई समाज से हमें फीडबैक दे। अब एक चीज़ और हो गई कि अब कुछ
युवा अब इन ड्रग्स को छोड़ के जो दो गोलियां मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी तरफ भी जा रहे हैं। इनको डॉक्टर साहब को शायद पता होगा, पहले ट्रेमाडोल लेते थे, अब कोई और टेपेंडेल पता नहीं क्या इस तरह के नाम की गोली आ गई है, उसकी बड़ी थोक में आजकल स्मगलिंग हो रही है। तो वो ऐसे लोगों को भी प्लीज़ आप पकड़वाएं। हालांकि उसमें कानूनी तौर पे ज़्यादा कोई उनकी ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अलग कानून के तहत उनके पास कार्रवाई करनी पड़ती है। पर वो गोलियां जो है इधर पंजाब हरियाणा, ये जो जीरकपुर वाला एरिया है, वहाँ से भारी मात्रा में आ रही है, क्योंकि वो शायद चिट्टा अब अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन गोलियों पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने जो तो हमारे लोकल केमिस्ट है उनको तो हमने सेंसिटाइज किया हुआ है, और वो शायद वो इक्का दुक्का होगा, पर अधिकतर केमिस्ट इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। परंतु जो ये पैडलर है जो उन गोलियों को ला रहे हैं, वो अभी भी काफ़ी मतलब हज़ारों की संख्या में पुलिस ने पकड़ी है वो गोलियाँ। अब वो एक समस्या है वो भी। अब उसके लिए हम लोग अभी 3-4 दिन पहले भी कर रहे थे कि वो उस गोली को जो नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की लिस्ट में उसमें डाला जाए, तब कोई पुलिस उस पर कार्रवाई कर पाएगी। अदरवाइज़ अभी ज़्यादा सख्त कानून हमारे पास उन गोलियों या जो उस तरह के दवाइयों का जो मिसयूज़ लोग कर रहे हैं वो नहीं है। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान विज्ञान समिति का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संस्था अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करना चाहती है, अगर आपके पास संसाधन है या बिल्डिंग है, तो उसके जो रेकरिंग खर्चा है हर साल भारत सरकार उपलब्ध कराती है। 70-80 लाख रुपया एक साल का जो खर्चा है वो देती है। तो अगर कोई ऐसे भी कोई आपको कभी लगता है कोई ऐसी संस्था आपके ध्यान में आती है जो रिहैबिलिटेशन, डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ हम पूरा सहयोग देने को तैयार है। जो भी कागजी कार्रवाई है, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर कोई किसी कोलैबोरेशन में भी करना चाहते हैं, या रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ है, या कोई दो रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, और या दूसरी संस्थाएं वो भी अगर आगे आना चाहती है इस फील्ड में, तो उन सबका हम स्वागत करेंगे। और जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो हम लोग ज़िला प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ तक ज्ञान विज्ञान समिति के पवार साहब कह रहे थे कि सहयोग दे दें, वो हम कोशिश करेंगे। हमारे पास भी कोई ऐसा फंड होता नहीं है, फिर भी कोई जैसे हमारे बद्दी में काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, CSR में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक आप अगर प्रपोज़ल बना दें कोई, तो हम CSR में फंडिंग की उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम कुछ सहयोग उस CSR के माध्यम से उपलब्ध करा पाएँ। आप सब ने अपना कीमती समय यहाँ दिया 2 दिन के लिए, और इस अच्छे कॉज के लिए आप इकट्ठे हुए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नशे से हो रहे दुष्प्रभावों के बारे में गुंजन संस्था से विजय कुमार ने जानकारियां साझा की। बच्चे होते हैं, महिला होती हैं, वो एक्टिव होकर डांस कर रही होती हैं, पर जैसे ही जो ढिले मिले पुरुष कोने में बैठे होते हैं, एक बंदा आता है, उनको कमरे में ले जाता है, फिर उनको पैग लगाता है, और जैसे उनको पैग लगता है, पैग लगने के बाद कमरे से बड़े बॉडी डिफरेंट बन जाती है, बड़े एक्टिव होकर बाहर निकलते हैं और झूम झूम के डांस करना शुरू कर देते हैं, नागिन डांस करना शुरू करते हैं, रेंग रेंग के डांस करना शुरू कर देते हैं, सारी शाइनेस चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो 2 तरह के लोग हैं, वहां बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पर रेंग रेंग के डांस और मूड बना के डांस तो कुछ ही लोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उन लोगों को नेचुरल प्लेजर आना बंद हो गया है, नंबर 1। और नंबर 2, उनका जो सोशल इस तरह की जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें इस तरह के बिहेवियर में जाने के लिए जो शाइनेस है वो तभी दूर होती है जब वो नशा करते हैं। तो ये सीधा ये दिखाता सीधे कंपैरिजन है। अगर हम अपनी सोसाइटी में झांक के देखेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, और मेंटल हेल्थ के ऊपर हमको कहीं ना कहीं समझ बनाने की जरूरत है। और अगला पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस, बहुत सारे काफी लोग आपने देखे होंगे कि जब भी उनको कहीं जाके अपना वक्तव्य देना होता है, पहले वो पैड लगाते हैं, मूड बनाते हैं, दवाई खाते हैं या कुछ सब्सटेंस लेते हैं, उसके बाद जाके अपनी बात कर पाते हैं। बहुत सारे परफॉर्मर ऐसे होते हैं, सिंगर्स ऐसे होते हैं, पहले वो नशा करेंगे, बाद में जाके स्टेज पर जाने का उनका कॉन्फिडेंस बनता है। और बहुत सारे इंडिविजुअल भी ऐसे होते हैं, जब उनको इंटरव्यू में जाना होता है, एग्जाम में जाना होता है, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, मैनेज नहीं कर पाते हैं, टांगे कांपने लगती हैं, कंपन शुरू होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। वो क्या करते हैं? पहले दवाई खाते हैं,
डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट दवाई खाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे या किसी को फेस कर पाएंगे, तब जाके वो नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब क्या है? पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो एक इंडिविजुअल को सीकर लेके चले जाते हैं।